दिस इज आवर लेक्चर नंबर 2 ऑफ ग्रेविटेशन चैप्टर क्लास 9th फिजिक्स का। ठीक है, तो आज सेकंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। पिछले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, कुछ बेसिक्स जाने थे कि ग्रेविटी की डिस्कवरी कैसे हुई, उसकी हिस्ट्री क्या है और क्या है ग्रेविटी। एक फोर्स है, किस तरीके से लगती है, इसका नेचर कैसा होता है। ये सिर्फ पुल करती है, पुश नहीं करती ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट को, सिर्फ अपनी तरफ पुल करता है ये फोर्स। तो ग्रेविटी के बारे में बेसिक्स हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मतलब ग्रेविटी का फॉर्मूला। कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास और उनके पास मास है, दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के पास मास है, तो उनके बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, तो वो हम निकालना सीखेंगे आज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि ग्रेविटी जो है वो हमारा एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस आपने पढ़े होंगे। क्या होता है, जिन फोर्सेस में दो बॉडीज के आपस में टच होना जरूरी है, कंपलसरी है, उनको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे कि क्या है हमारा फ्रिक्शन। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं, जो कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेपरेट रखे हुए हैं तब भी उन पे अप्लाई हो जाए, वो फोर्स होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट। जैसे कि क्या है हमारा ग्रेविटेशनल और मैग्नेटिक फोर्स। देखा होगा आपने, दो मैग्नेट है हमारे पास, दो मैग्नेट जो जब है तो उनके अगर नॉर्थ और साउथ को पास लाएंगे तो अगर वो उनके बीच में एयर है लेकिन तब भी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। या फिर अगर हम नॉर्थ और नॉर्थ को पास में लाएं, साउथ और साउथ को पास में लाएं, तो क्या होगा, उनके बीच में एयर है लेकिन तब भी एक फोर्स लग रहा है, दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो वहां पे मैग्नेटिक फोर्स के दोनों नेचर होते हैं, वहां पे पुश भी होता है और पुल भी होता है। लेकिन ग्रेविटी में सिर्फ हमारा क्या होता है, पुल होता है, सिर्फ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, किसी भी चीज को पुश नहीं कर सकता। ठीक है, तो एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। दोनों बॉडीज के बीच में अगर कुछ भी नहीं है, दोनों बॉडीज अलग अलग रखे हुए हैं हमारे दो ऑब्जेक्ट्स और उनके बीच में कुछ भी नहीं है, एयर भी नहीं है, वैक्यूम है, एयर भी नहीं है, तब भी यह फोर्स काम करेगा। ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, इसको लिख लेना, ग्रेविटेशन इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब बात करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ यूनिवर्सल का मतलब क्या है, यूनिवर्सल लॉ का मतलब है ये लॉ हर जगह अप्लाई होगा। ये लॉ हर जगह अप्लाई होगा, चाहे हम अर्थ पे खड़े हैं, चाहे मून पे चले जाएं, सन पे चले जाएं, एंड्रोमेडा गैलेक्सी में चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, ये लॉ जो होगा ये हर जगह पे बराबर एप्लीकेबल होगा, हर जगह पे ट्रू होगा ये लॉ। कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा कि ये फॉल्स हो जाए। ठीक है, इसलिए इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल। यूनिवर्स में हर जगह पे ये ट्रू है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन का लॉ है यूनिवर्सल। तो ये लॉ क्या कहता है हमारा, ये लॉ कहता है कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स को मैं लिख देता हूं स्मॉल जी, स्मॉल जी नहीं, एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स को मैं एफ लिख देता हूं, एफ जी, एफ जी। ये मैंने सिंबल यूज कर दिया ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं मान लेते हैं, ये m1 है, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है m2। m1 m2 क्या है, इनके मासेस हैं, इनके मासेस नहीं है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। अब दोनों के पास मास है यानी इनमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ये इसको इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, दोनों के पास मास है क्योंकि, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस एक्चुअली ये डिस्टेंस होगा इनके सेंटर्स का डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होगा इनके सेंटर का। इसका सेंटर यहां पे कहीं है, इनके ये जो सेंटर का डिस्टेंस है इसको हम मान लेता हूं आर है, ये आर है। ठीक है, सेंटर्स का डिस्टेंस। वैसे यहां पे मैंने बड़े ऑब्जेक्ट बना दिए लेकिन ये पॉइंट ऑब्जेक्ट समझो, ये दो पॉइंट हैं, एक ये एक ये, इस तरीके से दो पॉइंट हैं, इनके बीच का सेपरेशन है आर। ठीक है, इन्हीं पॉइंट्स को मैंने क्या कर दिया, जूम कर दिया। ठीक है, तो m1 और m2 हमारे दो मासेस हैं। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, इनके बीच का जो फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, एक और बात है, ग्रेविटेशनल फोर्स जितना ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है उतना ही ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। अर्थ हमको जितना अट्रैक्ट कर रही है ना अपनी तरफ, अर्थ हमको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, जितना अर्थ हमको अट्रैक्ट कर रही है उतना ही हम भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, उतना ही बराबर फोर्स है। वही बस डायरेक्शन अपोजिट है, अर्थ हमको नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, हम उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन फोर्स बराबर है। लेकिन वो चीज पता नहीं चलती, क्यों, क्योंकि हमारा मास
ह्यूमंस का मास जो है अर्थ के कंपैरिजन में 0 के बराबर है, नेग्लिजिबल है, इग्नोर करने लायक है। ठीक है, अब आते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। तो ये फोर्स जो होगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसको कहते हैं। प्रोपोर्शनल हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, प्रोपोर्शनल क्या होता है, अगर हम इसको इंक्रीज करेंगे इधर साइड को तो ये वाला भी इंक्रीज होगा। लेकिन अब इधर देखो, ये जो पूरी क्वांटिटी है, ये पूरी जो क्वांटिटी है, इसमें अगर मैं r को इंक्रीज करता हूं, मान लो मैंने r को इंक्रीज किया, ये डिस्टेंस है इसको मैंने इंक्रीज किया, तब क्या होगा, ये r स्क्वायर इंक्रीज होगा। ठीक है, लेकिन जब 1 से डिवाइड होगा, ये 1 से जब ये डिवाइड में होगा, तब ये पूरी जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी तब कम हो जाएगी। मान लो r की वैल्यू थी 2, r की वैल्यू 2 थी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी इस पूरे टर्म की, 1 बाय आर स्क्वायर यानी 4, 1 बाय 4 हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, r को मैंने इंक्रीज किया, r को मैंने इंक्रीज किया। ठीक है, r को जब मैं इंक्रीज करूंगा, मान लो इंक्रीज करके मैंने कर दिया 5, ठीक है, तब इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बाय 25 कम हो गई। यहां पे क्या था, 2 था, यहां पे 5 था, तो 1 बाय 4 ज्यादा है, 1 बाय 4 जो है बड़ा है 1 बाय 25 के कंपैरिजन में। डिवाइड करके चेक कर लेना कितनी वैल्यू आएगी, ये जो होगा ये बड़ा है इससे, यानी इस केस में क्या हुआ, जब मैंने r को इंक्रीज किया तब ये पूरा टर्म जो था ये डिक्रीज हो गया। तो यानी कुल मिला के कहूं तो फोर्स डिक्रीज हो गई। इस केस को कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर मैं इसको इंक्रीज करूंगा तो ये कम हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल बताया था मैंने पिछली वीडियो में, उसको लिखते हैं इस तरीके से, प्रोपोर्शनल का साइन और डिवाइड में 1 के डिवाइड में उसको लिख देते हैं जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। r को मैंने इंक्रीज किया तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, r को डिक्रीज किया तो फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इस तरीके से। ये तो हो गई एक बात। एक और इन्होंने क्या बताया, ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनके मास के प्रोडक्ट के। इनका मास जो है इसका मैं प्रोडक्ट कर दूं, प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, m1 इंटू m2, ये अगर मैं कर दूं तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स। तो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमको बताता है क्या है कि फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, और फोर्स क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनके मास के प्रोडक्ट के। तो इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, ये तो मैंने फॉर्मूला बता दिया, इसका स्टेटमेंट और लिखते हैं, हेडिंग डाल लेना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और इस डायग्राम को बना लेना। स्टेटमेंट देखते हैं इसका। स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है, ग्रेवी फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली proportional to product of their masses and inversely proportional to the square किसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस बिटवीन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दो ऑब्जेक्ट हैं, उनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, इनके दोनों के मासेस का प्रोडक्ट करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों के मासेस को, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के नहीं है, डिस्टेंस के स्क्वायर के है, स्क्वायर। ऐसा नहीं लिख सकते कि फोर्स डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, नहीं, आर लिखा तो गलत हो जाएगा, आर स्क्वायर, आर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। इसी को हम कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ हमारा यही है कि ये जो है डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, 1 बाय आर स्क्वायर, 1 बाय आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये।
और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, आर स्क्वायर के, ना कि सिंपली आर के। इसी को कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर कहां गया, स्क्वायर लॉ, और लॉ तो है ही हमारा ये इनवर्स स्क्वायर लॉ, कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स में काम करता है। और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, शायद आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में, जूनियर क्लास में पढ़ा होगा, कि अगर हम दो अनलाइक चार्जेस को एक साथ रखेंगे या फिर लाइक चार्जेस भी है तो उनमें भी एक फोर्स लगता है। लाइक चार्ज होंगे तो वो रिपेल करेंगे, अनलाइक होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। तो वो जो फोर्स होता है इलेक्ट्रिक वाला, उसमें भी यही काम करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। इस स्टेटमेंट को लिखो और ये डायग्राम बना लेना, ठीक है। इरेज करें स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट के बाद वही दो फॉर्मूले से लिखना शुरू करते हैं और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, क्या फॉर्मूले थे, फोर्स ग्रेविटेशनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल था आर स्क्वायर के, और यही फोर्स ग्रेविटेशनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था m1 m2, इनका प्रोडक्ट m1 इंटू m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ये फोर्स। अच्छा, अगर मैं इन दोनों बातों को मिला के लिखूं, इन दोनों को एक साथ करके लिखूं, तो फोर्स जो होगा, फोर्स ग्रेविटेशनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर के। मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया। इन दोनों को कंबाइन करने का मतलब क्या है, मैंने इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो वही मल्टीप्लाई कर दिया इसका इसमें लाके, तो ये डिवाइड में आ गया आर स्क्वायर, ये तो डिवाइड में ही है भाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो 1 बाय आर स्क्वायर, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें और कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आर स्क्वायर नीचे आ गया। इनको मैंने कंबाइन कर दिया और क्या मिल गया मुझे, फोर्स जो ग्रेविटी का होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। अच्छा, अब प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हमें कांस्टेंट लगाते हैं। मैंने बताया था पिछले वीडियो में, जब भी प्रोपोर्शनलिटी हमको हटानी होती है, प्रोपोर्शन से हटाना होता है हमको, यहाँ पे इक्वल लाना होता है, इक्वल, तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। कांस्टेंट लगाते हैं वहां पे, तो यहाँ पे क्या होगा, हमें कांस्टेंट लगाएंगे और ये फाइनल हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा हमारा Fg इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। एक ऐसा फॉर्मूला जिसके बिना फिजिक्स का कोई मतलब नहीं है, एक ऐसा फॉर्मूला है ये जिसके बिना कोई फिजिक्स पॉसिबल ही नहीं है। इस फॉर्मूले के बिना कोई फिजिक्स नहीं है, ठीक है। F इज इक्वल टू फोर्स ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, वो कितना होगा, G, कैपिटल G कांस्टेंट वैल्यू है, एक फिक्स्ड नंबर है, m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं इस G के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि क्या होगा ये G, ठीक है। तो इसको इरेज कर दूं मैं इतनी बात को, इसको लिखो, ये पूरा एज इट इज इसी को लिखो, ठीक है। यहीं पे देख लेते हैं साइड में गैप में, इस टाइम तो रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा होगा, यहां पे कहीं पे आ रहा है बीच में एक लाइट का रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो अब देखते हैं इस G के बारे में। तो ये G जो है हमारा स्मॉल g, कैपिटल G, इस कैपिटल G की जो वैल्यू होती है इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर -11, ये तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। अच्छा, अब इसकी कुछ यूनिट भी होगी, मार्कर का ढक्कन गिर गया, लेक्चर में इसका गिरना जरूरी होता है, ठीक है। इसकी ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो तो ये है 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर -11, और ये हर जगह पे कांस्टेंट है। मून पे भी यही रहेगी, अर्थ पे भी यही है, सन पे भी यही रहेगी, गैलेक्सी की दूसरी गैलेक्सी में चलेगा वहां पे भी यही रहेगी, ये कांस्टेंट वैल्यू है। बात करते हैं इसकी यूनिट के बारे में, G की यूनिट क्या होगी। अच्छा, तो अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा चेंज करूं, ये G को मैं यहीं पे रहने देता हूं, बाकी सारे टर्म्स को मैं इधर ले आता हूं, मतलब ये कैपिटल G को तो मैं ये रख देता हूं, बाकी सबको मैं इधर ले आता हूं। तो कैपिटल G की वैल्यू जो आई वो क्या आएगी, फोर्स तो यहाँ पे है ही हमारा, फोर्स इनटू ये यहाँ पे डिवाइड में था तो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा आर स्क्वायर, और यहाँ ये मल्टीप्लाई में थे तो ये डिवाइड में आ जाएंगे m1 m2, ठीक है। इतना मैंने फॉर्मूला लिख लिया भाई, इधर उधर कर दिए मैंने, ये सब G को मैंने इधर ही रख दिया, बाकी सबको इधर भेज दिया, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे मैं इनकी यूनिट लिखता हूं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, G की जो यूनिट आएगी फोर्स की क्या होती है हमारी, न्यूटन होती है फोर्स की, न्यूटन,
मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर। आर क्या है? डिस्टेंस है। डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है हमारी? मीटर। मीटर याद करना है, इसको मैं बता चुका हूं बहुत बार। डिस्टेंस की होती है हमारी मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो गया भाई। आर का स्क्वायर यानी डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस की यूनिट का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय m1 m2 यानी m1 और m2 दोनों ही मासेस हैं हमारे। ये भी केजी में होगा, इसकी भी ऐसा यूनिट केजी है, मल्टीप्लाइड बाय इसकी भी केजी है, तो केजी इंटू केजी क्या हो जाएगा? केजी स्क्वायर। मास की हमारी यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। तो जी की जो यूनिट आएगी हमारी वो निकल के आएगी न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इस यूनिट को भी याद करना, ये यूनिट डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वन वर्ड का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। बल्कि मैं ये कहता हूं ऐसे 90% केसेस होंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आया होगा, ऑप्शन दे रखे होंगे, पूछा होगा जी की यूनिट क्या है, ये जो कैपिटल जी है, तो उसमें ये ऑप्शन वन वर्ड टिक मारना, तुरंत देखते ही टिक दिमाग में आ जानी चाहिए ये यूनिट, एक बार में सही हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, गिफ्टेड क्वेश्चन होगा अगर ये कांस्टेंट वैल्यू याद हो गई, इसकी वैल्यू याद हो गई और यूनिट याद हो गई तो। ठीक है, इसको नोट कर लो, जी की वैल्यू नोट कर लेना। किस तरीके से आई यूनिट ये समझ में आ गया होगा। इसको इरेज करते हैं। अच्छा, अब मैं ये निकालना चाहता हूं, ठीक है, मैं क्या चेक करना चाहता हूं, मैं ये चेक कर रहा हूं अब इनके बीच में, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स तो लगेगी, फोर्स लग रही है दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगेगी। ठीक है, अब मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि ये ऑब्जेक्ट इसकी तरफ कितने एक्सेलरेशन से आएगा। फोर्स लग रही है तो एक्सेलरेशन होगा F इज इक्वल टू ma, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, पिछले चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, तो फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन होगी, तो इसकी यहाँ पे क्या एक्सेलरेशन है, किस एक्सेलरेशन से ये आएगा, उसको अब हम निकालते हैं। उससे पहले मैं एक ऐसी टॉपिक दिमाग में आ गया, सिलेबस में नहीं है तुम्हारे, ये जी की जो वैल्यू है ये एक्सपेरिमेंट से निकाली गई है, ऐसा नहीं है कि कोई कैलकुलेशन की हो, कैलकुलेशन तो करनी पड़ी होगी, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ऐसा नहीं है कि तुक्का लगा के कुछ भी लिख दिया, एक्सपेरिमेंट से निकाली गई है ये। हाँ, ये बात ट्रू है कि एक्सपेरिमेंट से ही निकाली गई है। और इसको फाइंड, ढक्कन दूसरी बार गिर गया मार्कर का, इसको फेंक दूंगा मैं, फेंक नहीं सकते, मार्कर सूख जाएगा वरना। ठीक है, इसको निकालने वाले साइंटिस्ट का नाम था हेनरी कैवेंडिश। इसको निकालने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? हेनरी कैवेंडिश। इन्होंने लेकिन जो वैल्यू निकाली थी वो इसके आसपास थी, एग्जैक्टली यही वैल्यू नहीं थी, इसके आसपास की वैल्यू थी, लेकिन कई बार एक्सपेरिमेंट किए तो फिर जो वैल्यूज आई अलग अलग, उनका एवरेज निकाल के ये वैल्यू दे दी कि ये होगा कांस्टेंट। ठीक है, हेनरी कैवेंडिश ने पहली बार इसकी वैल्यू कैलकुलेट की थी, सिलेबस में नहीं है तुम्हारे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है कि कैपिटल जी की वैल्यू को सबसे पहले फाइंड किसने किया था, तो वहां पे हेनरी कैवेंडिश नाम याद कर लो। और एक और बात बता दूं इनके बारे में, जो हमारा हाइड्रोजन जो एलिमेंट है ना केमिस्ट्री का, उसकी डिस्कवरी भी इन्होंने की थी, हाइड्रोजन की भी डिस्कवरी इन्होंने की थी, तो ये भी याद रखना, हाइड्रोजन की डिस्कवरी इन्होंने की थी, हेनरी कैवेंडिश ने। एच से हेनरी, एच से हाइड्रोजन, ऐसे कुछ भी याद कर लो किसी भी तरीके से, और कैपिटल जी की वैल्यू जो है वो इन्होंने निकाली थी। ठीक है, हेनरी कैवेंडिश। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैंने बता दिया, हो सकता है उसमें एमसीक्यू होते हैं, एमसीक्यू बेस्ड होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो उनमें आ सकता है। ठीक है, और देखते हैं और क्या बचता है इसमें। हाँ, मैं बात कर रहा था कि कितने एक्सेलरेशन से खींचेगा। मान लो इस तरीके से समझो, ये है हमारी अर्थ, स्फीयर मान लेना, स्फीयर बोर्ड पे कैसे बना लूं मैं स्फीयर, एक छोटी सी बॉल है, छोटी सी बॉल है, इसको हमने क्या किया, इस छोटी सी बॉल को यहां पे थी तो हमने ऊपर की तरफ फेंका, और फिर या फिर छोड़ो, ऊपर की तरफ से फेंका नहीं, यहां पे हमने इसको ऊपर लेके गए अर्थ से, और इसको हमने नीचे की तरफ छोड़ दिया, इसको मैंने नीचे की तरफ ड्रॉप कर दिया मार्कर को, और कैच भी कर लिया, टैलेंट, मुझे कैच करना आता है यानी। ठीक है, इसको मैंने ड्रॉप किया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब देखो ध्यान से, यहां पे जब ये यहां पे है, मूव कर रहा है कहीं पे नहीं मूव कर रहा है, यानी इसकी वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे जीरो है, वेलोसिटी जीरो है। यहां पे आया, जब ये यहां पे इधर की तरफ आया, तो जब ये बीच में कहीं था तब ये नीचे की तरफ जा रहा था,
नीचे की तरफ जा रहा था, मतलब इसकी वेलोसिटी थी कुछ, ये नीचे की तरफ मूव कर रहा था, यानी जीरो से कुछ वेलोसिटी गेन की, जीरो से वेलोसिटी को चेंज हुई, चेंज इन वेलोसिटी क्या है हमारा, एक्सेलरेशन, यानी इसके लिए यहां पे क्या लगा, एक एक्सेलरेशन लगा, एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन लगा। ये जो एक्सेलरेशन है अगर एक ग्रेविटी की वजह से लग रहा है तो इस एक्सेलरेशन के लिए हम सिंबल यूज करते हैं स्मॉल जी, स्मॉल जी हम सिंबल यूज करते हैं इस ग्रेविटेशन के लिए, इसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी को, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको भी हम अर्थ की तरफ फेंकेंगे वो जी की वैल्यू से नीचे की तरफ जाएगा, एक्सेलरेशन, उस पे जी एक्सेलरेशन लगेगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूं मैं कि ये जी कितना होगा, या फिर यहीं पे बताता हूं, ठीक है, इस डायग्राम को भी थोड़ा नजर में रखना। अच्छा, फोर्स लग रही है, अच्छा फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है, याद करो फोर्स क्या होता है, मैं कह रहा हूं इस ऑब्जेक्ट पे कितनी फोर्स लग रही है, फोर्स लग रही है, फोर्स का फॉर्मूला क्या था, mg, वो सॉरी mg नहीं ma, F इज इक्वल टू ma था हमारा, ma, ठीक है, F इज इक्वल टू ma था हमारा। अच्छा, इसी फॉर्मूले को मैं यूज करता हूं इस वाली फोर्स के लिए, इस वाली फोर्स के लिए, ठीक है, इस फोर्स के लिए मैं यूज करूं तो यहां पे फोर्स किस पे लग रही है, इस पे, छोटी वाली बॉल पे, इसको मैं बी मान लेता हूं सॉरी, इस छोटी वाली बॉल को मैं बी मान लेता हूं, तो इस बी पे जो फोर्स लग रही है तो उसके बारे में मैं लिखता हूं, तो मास इसका क्या होगा, ये तो मास होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यानी mb, और एक्सेलरेशन क्या है हमारा, g, कैपिटल स्मॉल g, हमारा स्मॉल g है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, mg, ये होता है फोर्स का फॉर्मूला जो कि ग्रेविटी की वजह से लगती है, और इसी फोर्स को हम कहते हैं इसका वेट। अब आएगा मजा, यही जो फोर्स है यही है हमारा वेट, को वेट की डेफिनेशन लिख लेना, मैं बोल रहा हूं अभी अभी लिख लो वेट की डेफिनेशन, वेट क्या है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय एनी ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ पे जो फोर्स लगा रहा है उसको हम क्या कहते हैं, वेट, उसका फॉर्मूला क्या होता है, mg, उस ऑब्जेक्ट का मास डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय अर्थ की ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो होता है उसका फोर्स, और वही होता है वेट। यानी आपसे वेट की यूनिट कोई पूछे तो क्या बतानी है, न्यूटन, वेट हमारा किसमें होता है, न्यूटन में, मास किलोग्राम में होता है, ठीक है। तो mg, इसकी जगह पे मैंने mg लिख लिया, कैसे समझ में आया ना, क्योंकि m क्या, mb लिख लेता हूं बल्कि मैं mb, ठीक है, mb, मास ऑफ बॉल मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू क्या होगा, g जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, मास ऑफ अर्थ इसको मैं me लिख लेता हूं, मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ बॉल mb लिख लेता हूं, डिवाइडेड बाय इनके बीच का कुछ डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस है, इसको मैं मान लेता हूं r, तो डिवाइड बाय r स्क्वायर, ये होगी हमारी वैल्यू। ध्यान से देखो, mb से mb हो गया कैंसिल, mb से mb कैंसिल हो गया, तो यानी इस g की वैल्यू जो आई, g मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ग्रेविटी और मास ऑफ अर्थ, अगर हम अर्थ पे खड़े हैं तो ये मास ऑफ अर्थ होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस का स्क्वायर, उतना उस पे एक्सेलरेशन लगेगा। अब अर्थ का जो सरफेस है, अर्थ के सरफेस पे इसकी जो वैल्यू निकल के आती है हमारी g की, स्मॉल g की जो वैल्यू निकल के आती है हमारे अर्थ के सरफेस पे, इस सरफेस पे जो निकल के आती है वो होती है हमारी, कहां पे लिखूं, यहीं पे लिख देता हूं, अर्थ के अंदर, g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको अपने दिमाग के लॉकर में डाल दो बिल्कुल, कि ये चीज हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए, हमेशा लॉकर में डाल दो इसको दिमाग के, ठीक है। g की वैल्यू क्या है, स्मॉल g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अर्थ के लिए, किसके लिए, अर्थ के लिए, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है अर्थ पे, अर्थ के सरफेस पे। अगर हम मून पे जाते हैं, मान लो मून पे गए, तो मून पे इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, जी तो हमारा कांस्टेंट है, कहीं चेंज नहीं होगा, यहां पे मास ऑफ अर्थ नहीं, यहां पे फिर मास ऑफ मून आएगा, यहां पे मून का मास आएगा, और आर स्क्वायर वो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, अगर हम यहां पे चेक करें तो यहां पे एक्सेलरेशन कुछ और आएगा, यहां पे कुछ और आएगा, सरफेस पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, सरफेस पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम ग्रेविटी की मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस तरीके से हम अर्थ किसी भी प्लेनेट पे निकाल सकते हैं, किसी भी हेवनली ऑब्जेक्ट पे, बल्कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में भी निकाल सकते हैं। अब देखो, अच्छा हाँ,
एक और पॉइंट छूट गया। अच्छा, मैं मान लो मेरे पास भी कुछ मास है, इस मार्कर के पास भी कुछ मास है, या फिर छोड़ो, जो इस वीडियो को देख रहा है, तुम लोग जो वीडियो देख रहे हो, तुम्हारे अंदर कुछ मास है, ठीक है, तुम्हारे अंदर मास है कुछ, तुम्हारे सामने जो फोन है या लैपटॉप है, जो भी डिवाइस है जिसमें वीडियो चल रहा है, उस डिवाइस का भी कुछ मास है ना, उसका मास है उसमें, क्योंकि वो मैटर है, मैटर तो है, उसके पास मास है। तो क्या दो लोग, तुम दोनों भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो, वो डिवाइस आपको अट्रैक्ट कर रहा है क्या? तो वो डिवाइस आपको अट्रैक्ट कर रहा है, वो डिवाइस आपको अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ये जो फोर्स है ये बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि देखो यहां पे फोर्स की वैल्यू है जी की जो वैल्यू है ये क्या है, 10 रेज़ टू पावर -11, 10 रेज़ टू पावर -11, मतलब माइनस में 11 तो बहुत ही ज्यादा कम वैल्यू हो गई, ठीक है, 10 रेज़ टू पावर -11। तो तुम्हारा मास इतना ज्यादा नहीं है, तुम दोनों का मास कि इस 10 रेज़ टू पावर -11 को कैंसिल कर सके, इसीलिए वो फोर्स जो है पता भी नहीं चलती, इतनी कम होती है वो फोर्स। वहीं अगर अर्थ के मास की बात करें तो वो है 10 रेज़ टू पावर 24, लगभग 10 रेज़ टू पावर 24 केजी है, तो वो 24 क्या करेगा, इसको कैंसिल कर देगा, 10 रेज़ टू पावर 24 क्या करेगा, इसको कैंसिल कर देगा, और कैंसिल कर देगा तो क्या कितना बचेगा, 24 में से 11 को माइनस कर दो, इतनी कुछ पावर बचेगी जो कि प्लस में ही होगी। तो उस केस में क्या होगा, ये फोर्स एक सिग्निफिकेंट फोर्स बनेगा, ये हमें पता चलेगा, ये हमें फील होगा ये फोर्स। इसीलिए जो छोटे ऑब्जेक्ट है, मतलब हम और आप, हमारे बीच में ये फोर्स पता नहीं चलती, क्योंकि बहुत कम होती है, जी की वैल्यू लो, बहुत छोटी वैल्यू है एक। कंफ्यूज मत होना स्मॉल जी और कैपिटल जी में, कैपिटल जी एक कांस्टेंट है और स्मॉल जी जो है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन है, इसीलिए इसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। लेक्चर में मैंने बहुत सारी बातें बता दी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेन फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के बिना फिजिक्स इमेजिन मत करना, ऐसी फिजिक्स इमेजिन ही मत करना कि इस फॉर्मूले के बिना हो, इसके बिना फिजिक्स नहीं हो सकती, फिजिक्स हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है फिजिक्स। फिजिक्स का कहते हैं ना एक आत्मा, सोल जो है, फिजिक्स की सोल है ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला। मैं बहुत सारे वीडियो अलग से बनाऊंगा, जब तुम्हारी फिजिक्स खत्म होगी ना जिस दिन, एक वीडियो अलग से आएगा, उसमें मैं ऐसे फॉर्मूले बताऊंगा जो कि तुम्हारे सिलेबस में हैं, और वो फिजिक्स का क्या है, फिजिक्स का कोर है, कोर ऑफ फिजिक्स, जो कि मतलब फिजिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अगला पार्ट और इंटरेस्टिंग आएगा इससे भी ज्यादा, तब तक के लिए नोट्स बनाते रहें, पढ़ते रहें।